A very warm and pleasant good evening to you all. Welcome to my channel, The Academic Class. So students, please subscribe my channel, please like the video and hit the bell icon also. So today we will do civics chapter number 1, that is power sharing. So what is power sharing? We will discuss this thing in the chapter. This chapter is totally based on power sharing. So let me on the flashlight so that you all can see it clearly. Students, a humble request to you all again that please subscribe my channel. Please watch the video because I am doing as much as I can for you all guys. So please support me. So our first topic is Belgium and Sri Lanka. Firstly, students, I want to discuss a very important thing with you all. I have seen that many students have the fear of boards. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बोर्ड्स का बड़ा डर लगा रहता है. बहुत सारे लोग डरते हैं बोर्ड्स नाम से. बोर्ड्स के पेपर से बहुत सारे लोग डरते हैं. ऐसा क्यों? मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं. मैंने देखा है कई सारे यंग क्रिएटर्स, यंग यूट्यूबर्स जो रेगुलरली यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं और साथ ही मैंने देखा है कि एक यूट्यूबर था वो डेली वीडियोस डालता और साथ ही उसके 12th में 93%, किसी यूट्यूबर के 95%. यूट्यूब पर भी काम साथ ही पढ़ाई. लगता है ना, मतलब आपको सिर्फ कंटिन्यूटी बनाए रखनी है आपकी पढ़ाई में. मार्क्स पे डिपेंड मत करो, आप मार्क्स के पीछे मत दौड़ो. बस आपको एक काम करना है, जितना हो सके आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करो. मार्क्स अपने आप आपके पीछे आएंगे. सो विद दिस गुड थॉट आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर. द फर्स्ट टॉपिक इज बेल्जियम एंड श्रीलंका. यहाँ पर हमें बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों कंट्रीज के एग्जाम्पल देकर हमें पावर शेयरिंग का मतलब समझाएंगे. सबसे पहले यहाँ पर बेल्जियम की बात की जा रही है. लेट मी अगेन स्टार्ट द फ्लैशलाइट. स्टूडेंट्स, Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. ये एक बहुत ही छोटी कंट्री है यूरोप की. हरियाणा से भी छोटी कंट्री है और इसके बॉर्डर्स फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ लगते हैं. इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, about half the population of Haryana. The ethnic. What is the meaning of ethnic? Word meaning is given here. A social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common. Let's skip this. The main definition is a social division. Ethnic means a social division based on the shared culture. इसका मतलब होता है एक, मतलब इंडिया देखो, इंडिया इज ऑल्सो एथनिक कंट्री. मीन्स एक कंट्री के अंदर अपने अपने कल्चर के कितने सारे सोशल डिवीजन है. कोई हिंदू है, समवन इज मुस्लिम. इन गोवा साइड देयर आर क्रिश्चियंस ऑल्सो, देयर आर सिख धर्म भी बहुत सारे फॉलो करते हैं. तो वो सोशल डिवीजन पे बेस्ड होता है. सो द एथनिक कंपोजिशन, यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है, मतलब इस कंट्री में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं. तो अभी हमें वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन मतलब किस किस तरीके से कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं वो बताएगा. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा ही, मतलब एक थोड़ा समझने में थोड़ा कठिन टाइप सा है. कॉम्प्लेक्स मतलब इजी नहीं,
थोड़ा कठिन सा इनकी कंट्री का एथनिक कंपोजिशन है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये दे रखा इन्होंने, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। 59% टोटल में से जो 59% पीपल हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और स्पीक्स डच लैंग्वेज। बचे हुए 40% पीपल वेलोनिया रीजन में रहते हैं और स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। जो बचे हुए 1% है वो बेल्जियन स्पीक्स जर्मन। जो बचे हुए 1% है यहाँ पर बेल्जियम की बात की जा रही है, तो बेल्जियम में रहने वाले लोगों को बेल्जियंस कहा जाता है। बेल्जियम में रहने वाले लोगों को बेल्जियम्स कहा जाता है। तो जो रिमेनिंग 1% रह गई वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, सो द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में एक अलग ही कंडीशन है। देखो, इसने कहा था ना कि यहाँ का एथनिक कंपोजिशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स तो है ही, देखो कॉम्प्लेक्स तो इंडिया का भी है, पर इनका कॉम्प्लेक्स किसी और मैटर में है, किसी और चीज में कॉम्प्लेक्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ब्रुसेल्स का एक अलग ही कंडीशन है। ब्रुसेल्स में 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, जबकि 20% आर डच स्पीकिंग। जो 20% पॉपुलेशन बची है वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। सबसे पहले इसने पूरी कंट्री बेल्जियम में ब्रुसेल्स को छोड़कर पूरी कंट्री में बताया, तो वहां पर क्या कंपोजिशन है, 59% तो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं और स्पीक फ्रेंच बोलते हैं, और बचे हुए 1% पीपल जर्मन बोलते हैं। तो ये इनकी पूरी कंट्री का है। पर अगर हम सिर्फ इनकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स का देखें तो 80%, यहां पर देखिए फ्रेंच की पॉपुलेशन पूरी कंट्री में तो थोड़ी है, पर ब्रुसेल्स में देखें तो 80% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% ही डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी तो आपको पता ही होगा, मेजोरिटी मीन्स जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, माइनॉरिटी मीन्स जो कम पॉपुलेशन वाले हैं। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पूरी कंट्री की बात की जा रही है, जो माइनॉरिटी में है, पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है। ब्रुसेल्स में देखे तो मेजोरिटी में है। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है वो थोड़ी रिच एंड पावरफुल है। पैसे आएंगे तो पावरफुल तो अपने आप बन जाएंगे, इसलिए धनवान है ये फ्रेंच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, थोड़ी पैसे वाली और ये थोड़ी ताकतवर है। ताकतवर बॉडी बिल्डिंग से बात नहीं की जा रही यहाँ पर, पैसे के मामले में और इन चीजों में थोड़ी ताकतवर है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब देखो, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच थी, इसलिए इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन जल्दी मिल गई, जबकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन कुछ समय बाद मिले। दिस लीड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। इसके कारण इन दोनों कम्युनिटी में थोड़ी टेंशन पैदा होगी, थोड़ा तनाव पैदा हो गया दोनों कंट्री के बीच में बिटवीन 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. ब्रुसेल्स में ज्यादा बन गई है टेंशन, ब्रुसेल्स में तनाव ज्यादा बढ़ गया। वहां पर क्या था, ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, वहां पर एक अलग सी प्रॉब्लम थी। द डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country but minority in the capital. जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, ये डच स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी ये कंट्री में तो मेजोरिटी में थी, पर कैपिटल में ये माइनॉरिटी में थी।
अब हमने यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन देख लिया। कॉम्प्लेक्स क्यों बताया? क्योंकि देखो ब्रुसेल्स में देखें तो अलग कॉम्पोजिशन, कंट्री में देखें तो अलग कॉम्पोजिशन, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बताया गया है इसको। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंट्री में 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच बोलते हैं, 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं, और जो 1% बचे हैं वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। जबकि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% पीपल डच स्पीकिंग है। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, पर वो थोड़ी अमीर थी। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी पर थोड़ी रिच एंड पावरफुल थी, तो इन्होंने जो रिसोर्सेज, जो एजुकेशन, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने भी रिसोर्सेज वो इन्होंने पहले ग्रैब कर लिए। जबकि ये जो हमारी डच लैंग्वेज, डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इनको ये रिसोर्सेज बाद में मिले। इसी कारण इन दोनों कम्युनिटी में टेंशन, थोड़ा तनाव पैदा हो गया। और कंट्री में तो पैदा हुआ ही, लेकिन ब्रुसेल्स में एक अलग ही कंडीशन थी। ब्रुसेल्स में क्या था मैंने बताया ना, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन माइनॉरिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री, श्रीलंका। अब इन्होंने इस कंट्री की सिचुएशन को श्रीलंका से कंपेयर किया है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। वो एक आइलैंड मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो एक आइलैंड कंट्री है। आपने देखा होगा भारत के नीचे ही तो श्रीलंका है, आपने मैप में बहुत बार देखा होगा। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है ये श्रीलंका कंट्री। 2 करोड़ तो इसकी पॉपुलेशन है। हरियाणा से मिलती जुलती। Like other nations in South Asia region, श्रीलंका has a diverse population. Diverse मतलब भिन्न तरह के, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर भी। कौन कौन रहते हैं? The major social groups are Sinhala speakers 74% और तमिल स्पीकर्स 18%। तमिल को भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो तमिल नेटिव्स जो इस कंट्री के रहने कभी हमेशा से इस कंट्री में रहते थे, बस उनकी लैंग्वेज तमिल थी। और एक वो तमिल जो इस कंट्री के नेटिव तमिल्स थे, उनको तो श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है 13%। जबकि आधे जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिश प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर उनको इंडिया से श्रीलंका ले गई, और उन तमिल्स को कहा जाता है इंडियन तमिल्स। सो तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। इन जगहों में ये तमिल्स रहते हैं। मोस्ट द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जबकि तमिल है वो हिंदू है या मुस्लिम है। और इस कंट्री में 7% पीपल क्रिश्चियंस है हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हला। कुछ क्रिश्चियन धर्म भी अपना रखा है कईयों ने। ये सिन्हला और जो तमिल है ये लैंग्वेज है, ये कोई मतलब रिलीजन के बेस्ड पर ये कोई कम्युनिटी नहीं है, दोनों एक लैंग्वेज है। तो देखो अब सिन्हला स्पीकिंग पीपल तो बुद्धिस्ट हैं ज्यादातर, जबकि तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी हिंदू है, मुस्लिम है, और लगभग 7% क्रिश्चियंस है, जो कि दोनों कम्युनिटी में है। तमिल में भी कुछ क्रिश्चियन, सिन्हला में भी कुछ क्रिश्चियन। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। इन बेल्जियम
बेल्जियम में क्या हुआ, डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी, तो वो इस चीज की एडवांटेज ले सकती थी, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर इस चीज की एडवांटेज ले सकती थी, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या थी, मेजोरिटी में थी। और अगर वो ये काम करती, उसने ऐसा काम किया नहीं, अगर वो ऐसा काम करती तो ये दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमोंग कम्युनिटीज फर्दर, ये और ज्यादा तनाव पैदा कर देता दोनों सभी कम्युनिटीज में। और इससे क्या होता, बहुत ही मैसिव पार्टीशन होता इस कंट्री में, एक बहुत ही बुरी तरीके से इसका पार्टीशन हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। पार्टीशन होता तो देखो, अब कैपिटल सिटी तो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स से ही सारे या इसके कंट्री को कंट्रोल किया जाता था। तो दोनों कम्युनिटी, अगर पार्टीशन होता तो दोनों कम्युनिटी ब्रुसेल्स को हथियाने की कोशिश करती, ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो दोनों कंट्रीज ये काम करती। और श्रीलंका में द सिनला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on entire country। और जो श्रीलंका में थी उसमें सिन्हला मेजोरिटी में थी, तो वो अपनी मेजोरिटी की पावर स्थापित कर सकती थी, वहां पर वो अपनी पावर का मजा उठा सकती थी। अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंड इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में क्या हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा छपा अच्छे से नहीं है स्टूडेंट्स, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, क्या चीज होती है, हम यहां पर देख लेते हैं। द बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री विच एवर वे इट वांट्स। ये एक सोच है लोगों की जिसके तहत जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री के ऊपर रूल कर सकती है जिस तरीके से वो चाहे। तो ये एक बिलीफ है। तो सिन्हला emerged as an independent श्रीलंका, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, श्रीलंका emerged as an independent country 1948। वो 1948 में एक मतलब ब्रिटिश से वो इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज, मतलब उभर के आना। लीडर सिन्हला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस और गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर इन्होंने दबाव बनाकर अपनी ताकत बनाए रखने की कोशिश की। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या निकला, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स जब भी आप ये वर्ड प्रोनाउंस करें तो अच्छे से प्रोनाउंस करें, मेजोरिटेरियन। तो इसका क्या परिणाम हुआ, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उसने ये एक सीरीज अडॉप्ट कर ली मेजोरिटेरियन। इसके तहत जो सिन्हला कम्युनिटी थी मेजोरिटी में थी, तो सिन्हला कम्युनिटी अब मेजोरिटेरियनिज्म में हमने क्या पढ़ा था, जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वो अपनी कंट्री के ऊपर रूल कर सकती है। तो इन्होंने मेजोरिटेरियन, इसका एक और नाम मेजोरिटेरियनिज्म का एक और नाम मेजोरिटेरियन को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, जिसके तहत जो सिन्हला कम्युनिटी थी वो सुप्रीम बन गई, वो हेड बन गई कंट्री की। और 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत सिन्हला एक अकेली लैंग्वेज होगी ऑफिशियल, और तमिल को हटा दिया गया। इस एक्ट के तहत 1956 में एक्ट लॉन्च हुआ। इसके तहत ओनली सिन्हला वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और इन्होंने क्या किया, तमिल को छोड़ दिया। इन्होंने सोचा तमिल को जाने दो,
हम तो हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्होंने कम्युनिटी ने सिनला लैंग्वेज को मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. अब सिनला कम्युनिटी ही तो कंट्री की हेड थी, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बना दी जिसके तहत हर जगह सिनला कम्युनिटी को ही सुप्रीमेसी दी जाए, जैसे कि यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो, हर जगह सिनला कम्युनिटी को ही मतलब सुप्रीम माना जाए। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब हमने क्या पढ़ा, सिनला कम्युनिटी ज्यादातर बुद्धिस्ट थी, तो इन्होंने एक और नया लॉ बना दिया कि हमें बुद्धिज्म को बचाना चाहिए, बुद्धिज्म को हमें बचाना चाहिए। फोस्टर मीन्स पलने देना चाहिए। All the government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. लगातार ये जो सिनला कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए जो पॉलिसीज निकालने जा रही थी, इससे क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स में एक फीलिंग जाग गई कि उनके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा। अब they felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. इन्होंने देखा कि जो सिनला कम्युनिटी की जो रूलर थे, they felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders, बुद्धिस्ट सिनला लीडर्स के द्वारा जो भी पॉलिटिकल पार्टीज लीड की जा रही थी, उन्होंने उनकी जो लैंग्वेज थी तमिल लैंग्वेज और कल्चर के तरफ वो सेंसिटिव नहीं थे, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डच कम्युनिटी सॉरी स्टूडेंट्स, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैं गलती से यहां से जंप करके सीधा यहां चला गया, तो सॉरी फॉर दैट। अब दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स। अब इन्हें क्या लगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है उनके तहत इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, इनके साथ बदसलूकी, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जॉब्स के लिए और अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए, और इनको इग्नोर किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या निकला, द रिलेशंस बिटवीन सिनला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। जो इनके बीच में जो रिलेशन थे वो समय के साथ भयंकर स्थिति लेते गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉर्ड पार्टीज, इन्होंने भी श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी ने अपनी पार्टीज लॉन्च की, इन्होंने भी खुद को पहचाने जाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को पहचाने जाने के लिए पार्टीज लॉन्च की, स्ट्रगल किया, और फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, इन्होंने स्ट्रगल किया, इन्होंने मतलब आंदोलन किए बहुत सारे। बट फिर भी इनकी डिमांड But the demand for autonomy to province populated by the Tamils were repeatedly denied. जो इन्होंने डिनाई की थी कि जो इन्होंने डिमांड की थी कि तमिल्स को भी बराबर अधिकार देना चाहिए, इन्होंने बहुत बार ये डिमांड की, पर वो लगातार रिपीटेडली डिनाइड, लगातार डिनाई किया जा रहा था, उनको कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum. 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिमांड की कि इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, एक अलग से, एलम मीन्स स्टेट, तो एक अलग से तमिल स्टेट बना दो हमारा, इतनी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो हमारा अलग से ही कंट्री बना दो ताकि हम उनमें खुशी खुशी रह सकें। द
डिस्ट्रस्ट, जो ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का उल्टा डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो तनाव था एक वो भयंकर रूप ले लिया। इन सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर, जल्द ही एक लड़ाई में इसने बदलाव ले लिया, इस छोटे से तनाव ने, जिसका रिजल्ट क्या निकला, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोनों कम्युनिटी ने एक दूसरे के लोगों को बुरी तरह मारा, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारी फैमिली बेघर हो गई, बहुत सारी फैमिली को कंट्री छोड़कर बाहर जाना पड़ा है रिफ्यूजीज के तौर पर, और बहुत सारे बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। इट एंडेड इन 2009, अभी 2009 में जाकर खत्म हुआ। देखो, पावर शेयरिंग ना करने इन्होंने मेजोरिटेरियन जो स्कीम थी वो अपना ली, पावर शेयर की नहीं, तो अंजाम क्या निकला, वॉर। अंजाम क्या निकला, सिविल वॉर भुगतना पड़ा इन्हें। अब देखते हैं बेल्जियम ने क्या किया। देखो, दोनों में सिचुएशन तो सेम ही है, इसमें भी दोनों कम्युनिटीज के बीच तनाव था, बेल्जियम में भी दोनों कम्युनिटीज के बीच तनाव था, पर इन्होंने क्या किया, उस तनाव को, मतलब सिन्हला ने क्या किया, तमिल को दबाया। लेकिन तमिल उभर कर आए, उन्होंने डिमांड की कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए, पर सिन्हला ने उनकी बात को नकार दिया, जिसका परिणाम क्या निकला, सिविल वॉर। सिविल वॉर हुआ उस कंट्री में। अब हम देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हुआ, between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बदलाव किए, 4 बार बदलाव किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, so as to work out an agreement that would enable everyone to live together within the same country। उन्होंने सोचा कि कंट्री की एकता बनाए रखने के लिए इन्होंने 4 बार उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए ताकि हर किसी को इक्वल राइट्स मिल सके। अब द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। जो इन्होंने किए ये प्रयास वो हर और कोई कंट्री से बहुत ज्यादा अलग थे। Here are some द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। अब उन्होंने जो अमेंडमेंट किए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हम वो पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लीडर्स बराबर होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। अगर कुछ लॉ निकालना हो तो उन्हें हर लैंग्वेज के हर कम्युनिटी से मेजॉरिटी वोट मिलने चाहिए। मतलब अगर कोई भी लॉ अगर निकाला जाएगा कंट्री में तो जो दोनों कम्युनिटी के लीडर्स जो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उन दोनों कम्युनिटीज में अगर मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे तो वो निकाला वो लॉ पास किया जाएगा, वरना उसको नहीं पास किया जाएगा। 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस। अब इसलिए कोई भी एक कम्युनिटी लॉ नहीं बना सकती क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स चाहिए उस लॉ को बनाने के लिए। अब सेकंड इन्होंने क्या चेंज किया, many powers of the central government have been given to state government। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ कंट्री, स्टेट दोनों अलग अलग कम्युनिटी के गवर्नमेंट्स को इन्होंने बहुत सारी पावर दे दी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद चला सकती है अपने स्टेट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। ब्रुसेल्स में क्या किया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जिसके अंदर वो दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स।
अब जो ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजोरिटी में थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स में जो दूसरी कम्युनिटी थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी, उनको इक्वल राइट्स दिए ब्रुसेल्स में। और क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थे उन्होंने पूरी कंट्री में फ्रेंच को इक्वल राइट्स दिए। और लास्ट है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट